कोटक महिंद्रा बैंक ने Q2 के रिज़ल्ट अपने अनाउंस किए हैं एंड आई मीन बहुत ही कंफ्यूजिंग रिज़ल्ट रहता है इस बैंक का। काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये प्रिडिक्ट कर पाना कि इस बैंक के रिज़ल्ट का इसके स्टॉक पे नियर टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। बिकॉज काफ़ी बार हमने देखा है कि रिज़ल्ट इनके अच्छे आते हैं बट मार्केट इसके स्टॉक को पनिश करता है। एंड कई बार हमने देखा है कि रिज़ल्ट अच्छे होने के बावजूद मार्केट कोई रिएक्शन ही नहीं देता, स्टॉक में कुछ रिएक्शन ही नहीं आता, कोई ग्रोथ ही नहीं आती। सो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है इनके रिजल्ट को, इनके स्टॉक में कैसा इम्पैक्ट रहेगा उसको प्रिडिक्ट कर पाना या एनालाइज कर पाना। एनी हाउ रिजल्ट एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का। देन थोड़ी सी एंड में हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं इस बैंक के स्टॉक को आगे परफॉर्म करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोन ग्रोथ, आई मीन अच्छी ग्रोथ है लोन में। 18% के आसपास की लोन ग्रोथ आई है कोटक महिंद्रा बैंक की ऑन अ YOY बेसिस। डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है, 24% की डिपॉजिट ग्रोथ है इनकी। देन अगर हम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, जो कि कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है किसी भी बैंक के लिए या किसी भी लैंडर के लिए, तो वो इनका अच्छी ग्रोथ है, उसमें 28-29% के आसपास की इनकी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, 24% से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। आई मीन कुछ इसमें इंसाइट्स हैं रिजल्ट्स में जो ज़रूर डिस्कस करने चाहिए हमें। लाइक सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक की जितनी भी सब्सिडरीज़ हैं, सो काफ़ी सारी सब्सिडरीज़ हैं इस बैंक की। लाइक कोटक सिक्योरिटी है, कोटक म्यूचुअल फंड है, कोटक प्राइम है जो कार लोन वगैरह देती है इनकी। देन कोटक NBFC भी है एक, कोटक इन्वेस्टमेंट है, कोटक जनरल इंश्योरेंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस। सो काफ़ी सारी सब्सिडरीज़ हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। एंड ये जो सब्सिडरीज़ हैं इनका जो प्रॉफिट है वो बैंक के टोटल प्रॉफिट में अराउंड 28% कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसने इस क्वार्टर में। अगर हम Q2 FY24 की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इन सारी सब्सिडरीज ने अराउंड 23% कॉन्ट्रीब्यूट किया था पूरे प्रॉफिट में। यानी कि एक क्वार्टर में अगर हम देखें तो 23% से वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 28% हो गया है। 5% का सडन एक जंप आया है इनकी सब्सिडरीज के प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में। इसका सबसे बड़ा रीज़न दो है। पहला तो जो बैंक का स्टैंड अलोन बिजनेस है, यानी कोटक महिंद्रा बैंक का जो खुद का स्टैंड अलोन बिजनेस है, उसमें कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट आई है प्रॉफिटेबिलिटी में। रीज़न उसका ये है कि पिछले क्वार्टर में बैंक की जितनी भी सब्सिडरीज हैं उन्होंने डिविडेंड दिया था। सो डिविडेंड इनकम बढ़ गई थी बैंक की, करीब 309 करोड़ के आसपास का टोटल डिविडेंड इनकम था बैंक का, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया था। इस क्वार्टर में वो डिविडेंड इनकम नहीं है तो प्रॉफिट पे थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट पड़ा है। थोड़ा कॉस्ट ऑफ फंड भी बढ़ गए हैं जिसकी वजह से मार्जिन्स भी थोड़े कम हुए हैं, तो एक इम्पैक्ट उसका भी रहा है। तो पहला रीज़न तो ये है कि बैंक की खुद की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, जिसकी वजह से सब्सिडरीज का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। दूसरा रीज़न एक और है जो कि काफ़ी वैलिड रीज़न लगता है। बैंक की जो सब्सिडरीज हैं उसमें जो दो कंपनीज हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ और कोटक AMC, जो कोटक म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो कोटक AMC है, इन दोनों ही कंपनीज का जो प्रॉफिट नंबर है वो काफ़ी बड़े नंबर से जंप हुआ है इस क्वार्टर में। एंड ये काफ़ी लॉजिकल है बिकॉज पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हुआ है। जो बियरिश फेस हम देख रहे थे अक्टूबर 2021 से, पिछले 18 महीने से लगभग, वो ख़त्म हुआ और अप्रैल से हम कह सकते हैं काइंड ऑफ बुल रैली स्टार्ट हुई है। मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बाइंग आनी स्टार्ट हुई है। SIP के फ्लो हमने देखे बढ़ने शुरू हो गए, नंबर ऑफ SIPs बढ़नी शुरू हो गई लोगों की, ट्रेडिंग इनकम बढ़नी शुरू हो गई ब्रोकिंग कंपनीज की। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जितने भी कंपनीज, जितनी भी बिजनेसेस हैं जो कैपिटल मार्केट में डील करती हैं, कैपिटल मार्केट में डील कौन सी कंपनी करती है, जैसे कि ब्रोकिंग कंपनी हो कोटक सिक्योरिटी, AMC कंपनी हो कोटक म्यूचुअल फंड, इसके अलावा आपका जितने भी एक्सचेंज होते हैं यानी कि BSE, CDSL, सो जितनी भी कैपिटल मार्केट वाले बिजनेसेस हैं
ये हमेशा बुल रैली में या मार्केट का सेंटीमेंट जब अच्छा हो, पॉजिटिव हो, इस टाइम में ये बिजनेसेस अच्छा करते हैं। सो क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ पिछले 5-6 महीने में हमने देखा, तो ये दोनों ही सब्सिडरी कंपनी जो है कोटक महिंद्रा बैंक की, इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है बैंक के टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में। देन अगर हम इस बैंक की लोन बुक को एनालाइज करें, सो कोटक महिंद्रा बैंक का जो सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट रहता है वो है होम लोन। होम लोन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है इस बैंक का। उसकी जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में वो करीब 15% की आई है, जब हम उसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। कुछ पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ी सी ग्रोथ कम हो गई है उसमें। रीज़न ऑब्वियस है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो लोगों ने थोड़ा होम बाइंग डिसीजन जो है वो लोगों का थोड़ा सा डिले हो गया है। बट स्टिल 15% की ग्रोथ इसमें ठीक ठाक ग्रोथ आई है। बट पूरी जो इनकी लोन बुक की ग्रोथ जो 18% हमने डिस्कस करी, उसको 3 प्रोडक्ट ने ड्राइव किया है मेनली। 3 इनके मेन प्रोडक्ट है जिनकी वजह से वो लोन बुक ग्रोथ बढ़ी है। पहला तो है उसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। इस सेगमेंट ने करीब 35% की ग्रोथ दिखाई है बैंक की। सो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा सेगमेंट है इनका क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड वाला जो सेगमेंट है वो 59% से ग्रो हुआ है कोटक बैंक के लिए, उसमें भी अच्छी ग्रोथ आई है। तीसरा जो सेगमेंट है वो है रिटेल माइक्रो फाइनेंस। सो जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक ने आज से करीब 1-1.5 साल पहले ये अनाउंस किया था कि वो अपने माइक्रो फाइनेंस जो बुक है उनका, या फिर अनसिक्योर्ड जो बुक है रिटेल का, उसको वो अपने टोटल लोन बुक का करीब हाई टीन तक मिड टू हाई टीन तक लेके जाना चाहते हैं उसका कंट्रीब्यूशन। सो रिटेल माइक्रो फाइनेंस 80% से ग्रो हुआ है कोटक बैंक का इस क्वार्टर में। और अनसिक्योर्ड लोन कोटक महिंद्रा बैंक के टोटल लोन बुक में करीब 11% कंट्रीब्यूट करते हैं इस टाइम पे। लास्ट ईयर ये कंट्रीब्यूशन 8% के आसपास था। सो यानी 1 साल के अंदर 30% का जंप आया है बैंक के अनसिक्योर्ड लोन में। बैंक का जो अनसिक्योर्ड लोन है वो 30% से ग्रो हुआ है। सो ये ओवरऑल इनका लोन बुक का कंपोजिशन है इस टाइम पे। देन अगर हम डिपॉजिट बुक की तरफ आएँ, तो ऑल्दो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग व्यूज़ था। जो इन्होंने एक्टिव मनी करके जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था आज से 1 क्वार्टर पहले, करीब 5-6 महीने पहले, सो उस टाइम पे काफ़ी अलग अलग व्यूज़ थे कि इस प्रोडक्ट में बैंक हायर इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जिसकी वजह से इनके कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, मार्जिन्स पे और इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अलग अलग व्यूज़ थे। बट हैविंग सेड दैट, इस प्रोडक्ट ने बैंक को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इनकी डिपॉजिट बुक को ग्रो करने में। वो हम नंबर्स में भी देख सकते हैं। 22% से डिपॉजिट बुक कोटक बैंक की ग्रो हुई थी लास्ट क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में 24% से इनकी डिपॉजिट बुक ग्रो हुई है। उसका ऑब्वियसली वन ऑफ द रीज़न ये प्रोडक्ट है इन बैंक का एक्टिव मनी। सो बैंक ने आज से 2 क्वार्टर पहले ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था। हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल में इंटरेस्ट रेट कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। सो मोस्ट ऑफ द बैंक को चैलेंज आ रहा है अभी मार्केट में डिपॉजिट बुक ग्रो कराने में। ऐसे में हो क्या रहा है कि जितने भी उनके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हैं, वो सारे कस्टमर्स अभी जाना चाहते हैं डिपॉजिट की तरफ, फिक्स डिपॉजिट की तरफ। बिकॉज फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं इस टाइम पे, 8% 9% के आसपास एफडी पे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एंड सपोज़ मैं अगर कस्टमर हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का, और अगर मुझे कोटक महिंद्रा बैंक अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा मेरे सेविंग अकाउंट में, तो ऑब्वियसली मैं अपना पैसा जो है वो किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करूँगा, वहाँ पे एफडी करा लूँगा। इससे लॉस क्या होगा, कोटक बैंक का एक कस्टमर भी चला जाएगा एंड उसकी जो डिपॉजिट थी वो भी किसी और बैंक में चली जाएगी। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर बिजनेस जो मेरे से आने वाला था कोटक बैंक को, वो अब उस दूसरे बैंक को आएगा। सो इससे बचने के लिए कोटक बैंक ने ये एक्टिव मनी प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जिसके अंदर ये प्योर एफडी तो नहीं है, बट एफडी काइंड ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करता है इनके कस्टमर्स को। एंड जिन कस्टमर्स का पैसा आइडल पड़ा है सेविंग अकाउंट में, सो वो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 5 महीने 6 महीने के लिए वो अपना पैसा सेविंग अकाउंट से शिफ्ट कर सकते हैं एक्टिव मनी में। एंड इसमें जो रिटर्न्स हैं उनको वो एफडी की तरह ही मिलते हैं। सो इससे क्या हुआ कि जो कस्टमर किसी और बैंक में जाने वाला था, वो कोटक बैंक ने अपने पास रिटेन कर लिया। ऑल दो थोड़ा उनको रिटर्न ज़्यादा देना पड़ा, थोड़ा कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा बढ़ जाएगा कोटक बैंक का। बट आप इससे ये चीज़ समझिए कि जो कस्टमर लॉस होने वाला था, जो बिज़नेस लॉस होने वाला था,
वो सेफ हो गया कोटक बैंक का। एंड कॉस्ट ऑफ फंड भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे एफडी की तरह रिटर्न दे रहे हो 9% 8%, उतने उतने रिटर्न्स ऑफर नहीं करती है बैंक। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 7% के आसपास ये रिटर्न्स ऑफर करते हैं। एंड उसमें वो कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं, कस्टमर को अपने पास रिटेन करके बाकी के प्रोडक्ट्स उसको क्रॉस सेल कर सकते हैं, जिससे वो जो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा भी है वो बहुत इजीली, वो कॉस्ट बहुत इजीली मिटिगेट हो सकती है बैंक के लिए। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बैंक के लिए। एंड ऐसे टाइम में जहाँ पे मार्केट में डिपॉजिट के लिए वॉर चल रही है, हर एक बैंक किसी भी हालत में अपना डिपॉजिट बुक बढ़ाना चाहता है। ऐसे सिचुएशन में कोटक बैंक लगातार 2 क्वार्टर से अपना डिपॉजिट बुक जो है वो 22% 24% से ग्रो कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है किसी भी बैंक के लिए। सो यहाँ पे कोटक बैंक को फुल मार्क्स हमें देने चाहिए, बिकॉज ये बैंक डिज़र्व करता है। इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्टली अगर इनके एसेट क्वालिटी नंबर्स के ऊपर आएँ, तो लास्ट क्वार्टर में इनके जो एन के नंबर हैं वो थोड़े से बढ़ गए थे। आई थिंक 0.3% से इनका एन नंबर बढ़ा था। इस क्वार्टर में वो फर्दर इम्प्रूव हो गया है। अगर हम एन का नंबर इनका पिछले साल से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है, और अगर पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट आई है इनके एन के नंबर में। एसेट क्वालिटी इनका और इम्प्रूव हुआ है। सो एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुआ है, बट कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने प्रोविज़न जो है, प्रोविजनिंग के जो नंबर्स हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर आप इनके प्रोविज़न नंबर को कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, तो करीब 167% से बैंक ने अपने प्रोविज़न्स बढ़ा दिए हैं। इसको इसको डिफाइन करना मुश्किल है कि हम इसको पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें, बिकॉज ये बैंक का नेचर है। कोटक महिंद्रा बैंक वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव लैंडर है इंडिया का, एंड इन्होंने पिछले 20 साल में इसी तरीके से अपने बिजनेस को रन किया है। हम कह सकते हैं ये सीक्रेट है इनके सक्सेस का, बिकॉज हर एक सिचुएशन में इस बैंक का फोकस इस पे रहता है कि अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जाए, चाहे ग्रोथ को सेक्रीफाइस भी करना पड़े कुछ टाइम के लिए। बट बैंक हमेशा ज़्यादा कंजर्वेटिव जाके अपने प्रोविजंस को बहुत ज़्यादा हाई रखता है ये। तो इसका एक फ़ायदा तो ऑब्वियसली यही है कि कल को इकॉनमी में सपोज़ कोई भी कोविड जैसी सिनेरियो होता है या कुछ भी ऐसा अनसर्टेन सिनेरियो होता है जहाँ पे बैंक के बोरोअर्स डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो जाते हैं और बैंक के एनपीए बढ़ने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जो हाई प्रोविजनिंग नंबर अपने रखे हैं बैंक ने, ये बैंक को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा उस केस में बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे। बट ऑब्वियसली इसके लिए शॉर्ट टर्म पेन तो आपको लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पेन क्या है कि अगर आप ये प्रोविजनिंग अभी नहीं करते तो ये पैसा आपके नेट प्रॉफिट में जाता और आपका प्रॉफिट और अच्छे से ग्रो करता। आपका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 24% की बजाय और अच्छी खासी ग्रोथ आती है उसमें। सो इसको डिफाइन करना मुश्किल है कि आप पॉजिटिवली ले नेगेटिवली ले। लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव फ़ायदा है। बैंक कंजर्वेटिव रहेगा, बैंक प्रोटेक्टेड रहेगा, स्टेबल रहेगा, बट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट में वो ग्रोथ नहीं दिखेगी जो हमें बाकी बैंकों में दिख रही है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट एनालिसिस था अलग अलग सेगमेंट में कोटक महिंद्रा बैंक का। अब इसका स्टॉक पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑब्वियसली डिफाइन करना मुश्किल है, बिकॉज अभी भी मैं ये पर्सनली मैं ये मानूंगा कि मार्केट में बाकी ऐसे बैंक्स हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। एंड वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इन्वेस्टर्स के पास, कि जब मुझे बाकी बैंक्स अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं तो मैं इस तरीके का एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मिंग करने वाला बैंक क्यों लूँ। वैल्यूएशन वाइज जैसे अगर आप ICICI बैंक का एग्जांपल लें, सो उन्होंने भी अपना रिजल्ट अनाउंस किया है, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। बट अगर आप ICICI बैंक का नंबर्स देखें तो उनके ग्रोथ नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जब आप उनको कंपेयर करते हो कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर से। वैल्यूएशन वाइज वो अभी भी सस्ता है कोटक महिंद्रा बैंक के कंपैरिजन में। तो कोई इन्वेस्टर्स के पास चॉइस अच्छी है अभी। सो सेम वो HDFC बैंक वाली एनालॉजी आ जाती है कि बाकी बैंकों को ख़राब करना पड़ेगा, बाकी बैंकों को ख़राब दिखना पड़ेगा। वो एक केस हो सकता है कि कोटक बैंक, HDFC बैंक जैसे स्टॉक जो हैं वो चलना शुरू कर दे, बिकॉज अभी अपॉर्चुनिटीज़ ही ऐसे हैं। हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जब वीरेंद्र सहवाग अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम राहुल द्रविड़ को ज़्यादा वैल्यू क्यों दें, बिकॉज
सहवाग जब परफॉर्म कर रहा है तो उसका देखने का नज़रिया अलग है, वो एग्रेसिव है, वो देखने में मज़ा आता है, एंटरटेनिंग है। सो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव प्लेयर्स की तरफ क्यों जाएं, लाइक कोटक और एचडीएफसी जो काफ़ी कंजर्वेटिवली परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब ऐसी सिनारियो आएगी मार्केट में कि जब बाकी के प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, और इन प्लेयर्स की जो कंजर्वेटिवनेस है ये उनको प्रोटेक्टेड रखेगी उस अनफोर्सिन इवेंट से, तो वहाँ पे इन दोनों बैंकों का जो वैल्यू है वो निखर करके आएगा, एंड वी कुड एक्सपेक्ट कि तब इनके स्टॉक्स चलने शुरू होंगे। बट एट द मोमेंट अभी सिचुएशन ऐसी है, बाकी बैंक्स आपको अभी हर एक क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करते हुए ही दिखेंगे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।